हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 7 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में 7 अगस्त 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक उत्पाद को 15% छूट के बाद, ठीक है, 3400 रुपया में बेचा गया। मूल अंकित मूल्य कितना था? सिंपल सा सवाल है। डिस्काउंट परसेंट आपके पास है 15, तो इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। यानी अगर इस उत्पाद का अंकित मूल्य 20 है तो उस पर 3 का डिस्काउंट है। अगर 20 पर 3 का डिस्काउंट देके किसी सामान को बेचा जाएगा तो कितना में बिकेगा? 17 यूनिट में। जबकि एक्चुअल में ये 3400 में बेचा जा रहा है, तो ये 17 यूनिट का वैल्यू 3400 के बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य ये है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। देखिए 17 का 2 गुना, उस पर 2 जीरो, तो 20 का 2 गुना 40 करेंगे और इस पर 2 जीरो लगा देंगे, तो 4000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, 4000 रुपया की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिन काउंट करना होगा आपको। देखिए वर्ष 2024 है, यानी एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 दिन का होगा और पूरे वर्ष में 366 दिन होंगे। तो देख लीजिए 7 फरवरी से 29 फरवरी तक कितना दिन हो गया? इधर 22 दिन, प्लस इसके बाद मार्च आएगा, मार्च में 31 दिन होता है, फिर अप्रैल लेना है 8 तारीख तक, तो 8 दिन यहाँ पर हो गया। तो 22 8 30 प्लस 31, 61 दिन टोटल टाइम आपका है। ठीक है, अब मूलधन देखिए कितना है? 4000 रुपया। दर क्या है? 7.5%, तो लिख देंगे 7.5% के लिए नीचे 100 दे दीजिए, गुना टाइम। टाइम है 61 दिन, तो 61 गुना करेंगे, लेकिन इस टाइम को आपको वर्ष में बदलना होगा 366 से डिवाइड करके, क्योंकि आपके पास रेट जो है वो वार्षिक है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका ब्याज आ जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, ये दशमलव के लिए 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, ये 61 से ये कट जाएगा 6 बार में, 3 से 2 बार में काट दीजिए, 3 से ये 25 बार में, और फिर ये 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, तो 25 दूना 50 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल 2 गुनी कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 182 किलोमीटर और पूछ रहा है सलज का स्पीड क्या है। अगर सलज का टाइम आपको पता चल जाएगा तो इसका स्पीड भी निकल जाएगा, तो इसका टाइम निकालना होगा। लिखेंगे सलज के बारे में, क्या कह रहा है? सलज अपनी चाल 2 गुनी कर देता है, यानी इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा रेशियो में? अगर इसका स्पीड पहले 1 यूनिट था तो ये 2 गुना कर लिया, यानी 2 यूनिट हो गया। अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इसको 2 यूनिट का टाइम लग रहा था, अब 1 यूनिट लग रहा है, तो यहाँ पर कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट। अब सवाल में आइए, सलज को पहले नॉर्मली केविन से 4 घंटे अधिक लगते थे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये केविन का टाइम लिमिट है, तो नॉर्मल कंडीशन में सलज को जो है वो 4 घंटा अधिक लगता था, लेकिन सलज जब अपना स्पीड 2 गुना कर लिया तो अब ये केविन से कितना कम लेता है? 9 घंटा कम लेता है। ठीक है, तो यानी अब आप टाइम का गैप देख सकते हैं, 4 घंटा ऊपर 9 घंटा नीचे, तो कुल मिला के 9 4 13 घंटे का गैप आ गया। यहाँ पर 1 यूनिट का गैप है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 घंटे के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? सलज का चाल, तो सलज का समय निकाल लेंगे। सामान्य समय ये है 2 यूनिट, तो 1 का 13, तो 2 का कितना? 26 घंटा। अब निकालना है स्पीड इसका, तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी वही है 182 किलोमीटर और समय आया है 26, तो 26 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 26 से ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सलज का स्पीड है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा 1/2 है तो इसका मान ज्ञात करना है।
देखिए साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, तो थीटा का वैल्यू आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इसमें रख करके इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले 13 है तो 13 आएगा ही, गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 है देंगे, गुना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट 30 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद -15 लास्ट में है वो लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करिए, इधर 13 चौके 52 हो गया, माइनस में 3 तिया 9 और 15 ये 24 हो गया। तो 52 में 24 घटाएंगे तो 28 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 492 है। इनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 और n2, ये मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, क्या होता है, दोनों का गुणनफल बराबर दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम गुना एचसीएफ आ जाएगा। तो पहला नंबर आपके पास 82 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, बराबर एलसीएम कितना है 492 और एचसीएफ है 2, लिख देंगे। तो 82 से ये कट जाएगा कितना बार में, 8 छाके 2 छाके 12, ये 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो n2 यानी दूसरा नंबर आ गया 6 दूना 12। यही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है 100%। अगर आप इसको 40% हानि पर बेच रहे हैं तो आपको कितना प्राइस मिलेगा, 100 से 40 कम, यानी आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60%। और अगर आप इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 + 20 यानी 120%। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। अब आगे चलते हैं सवाल में। अगर ये 1 रुपया में 6 रबर बेच रहा है तो एक रबर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 1 रुपया को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपया जो आया है एक रबर बैंड का सेलिंग प्राइस है। और इस सेलिंग प्राइस पर बेचने पर आपको 40% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल रहा है 60%। तो कहने का मतलब ये है कि ये 60% का वैल्यू है 1/6 के बराबर। आपको निकालना कितना का है, 20% लाभ चाहिए तो 120% का निकालना है, तो 120% का आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो देखिए 60 का 2 गुना हुआ तो 1/6 का 2 गुना करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी अब आपको 1 रुपया में 3 रबर बैंड बेचने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस देखें हम लोग, पहला कंडीशन में 60% सेलिंग प्राइस इसको मिल रहा है और दूसरा कंडीशन में 120% इसको चाहिए, तो इसका रेशियो ले लीजिए, 60 × 60, 60 दूना 120, तो 1 से 2 हुआ। अगर सेलिंग प्राइस इस रेशियो में चेंज हो रहा है तो आपको वस्तु का जो संख्या है इसके रिवर्स में चेंज करना होगा, यानी 2:1 करना होगा। तो पहले आप 6 रबर बेच रहे थे, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 6 होगा, तो 3 गुना है, तो अब आपको 1 का 3 गुना यानी 3 रबर ही बेचने होंगे। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे, एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बाह्य कोण। उसके बाद हम लोग 360 डिग्री को बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या हमें मिल जाएगी। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात यहाँ पर दिया है 1:8। अगर रेशियो में दोनों का योगफल निकाले तो 8 एक 9 यूनिट हो रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना गुना है, 20 गुना। हमें चाहिए क्या, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण यहाँ पर देखिए पहला वाला यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो 20 गुना है तो 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर ले आइए, 360 डिग्री को 20 डिग्री यानी बाह्य कोण से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसमें टोटल 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज इसका बराबर यानी r बराबर h है। तो इस कंडीशन में ये हमसे ऊंचाई पूछ रहा है और आयतन दे रखा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बेलन के आयतन का। क्या होता है, पाई r² h। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है इंटू r²।
तो देखिए एच हमें निकालना है, तो आर को आप एच से रिप्लेस कर दीजिए, तो आर स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर लिख दीजिए, इंटू एच होता है फॉर्मूला में, तो एच एच ही है तो एच रहने देंगे, बराबर कितना है 8624। इसको कैलकुलेट करके एच का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए कटाएंगे इसको, 11 से काटिए, छोटा नंबर है, 11 दूना 22, 11 सते 77, उसके बाद 92 हुआ, 11 अठा 88, 11 चौके 44, फिर 2 से ये कट जाएगा, 39 2 यानी 392। तो यहाँ से कितना आ गया, एच स्क्वायर गुना एच, एच का क्यूब हो गया, राइट साइड ये 7 जाके गुना होगा, उसके बाद 392 है, इसको तोड़ लीजिए, एक 7 आया है तो और 7 आएगा इसमें से, 7 एक अलग करिए, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, 7 छः 42, 56 आया। उसके बाद फिर एक 7 आएगा, उसके बाद 8, 8 को आप लिखेंगे क्या, 2 का क्यूब, नहीं तो 2 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। तो एच का वैल्यू कितना होगा, इन तीनों 7 में से एक 7 बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर 2 3 बार है तो 1 2 बाहर कर लीजिए, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लिखते जाते हैं, ए जो है 16 घंटे में भरता है, और पाइप बी जो है इसको 25 घंटे में भरता है, और पाइप सी उसको 12 घंटे में भर सकता है, सी जो है 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले निकालना होगा ए बी और सी का इफिशियंसी, वो कैसे निकलेगा, देखिए मान लेंगे टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, तो कितना होगा, मौखिक रूप से तो नहीं लिखेगा, लिख कर निकालना होगा। तो मान लेते हैं 25 इसका एलसीएम है, उसके बाद देखेंगे 16 का क्या है, 25 में कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा 16 यहाँ पर गुना होगा। उसके बाद 12 का क्या है, इन दोनों में केवल 4 है, 16 में 3 नहीं है कहीं पर, 3 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो गया एलसीएम। गुना कर लीजिए, 25 गुना 16 कितना होगा, 400 या 1200, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 16 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 16 कट जाएगा, 25 या 75 रह जाएगा, 75 यूनिट इसका आ गया। इसका 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 कट जाएगा, 16 या 48 रह जाएगा। उसके बाद 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 4 से 16 कटेगा, 4 बार में 4 गुना 25, 100 यूनिट आ गया सी का एफिशिएंसी। तीनों का कार्य क्षमता हमें प्राप्त है। अब आपको क्या निकालना है, अब एक साथ सबको चलाना है। देखिए जब एक साथ सबको चलाएंगे तो कितना काम होगा, ए का 75, बी का 48 और इसका 100, तो टोटल जोड़ने के बाद 7 4 11, 110 इधर हो गया, 13 इधर, 123 प्लस 100 223, तो टोटल वर्क 1200 है, इसको 223 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका टाइम होगा। तो देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कहाँ पर यहाँ जीरो देगा, देखिए 5 या 15 5 20, यहाँ पर जीरो आ रहा है, आंसर हो सकता है। आगे 9 या 27 5 32, का अंक 2 आ रहा है, नहीं होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर 3 1 3 5 8 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। यहाँ 3 3 9 5 14 4 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। एक ही ऑप्शन है ऐसा जो इकाई अंक जीरो देगा ऊपर में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः इस अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 रुपया का लाभ अर्जित हुआ तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखिए वाई और जेड का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 36 यूनिट, तो 9 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल यानी 36 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो ये नहीं है, 9 का मल्टीपल आंसर नहीं हो सकता, 8 से 14 4 18 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 9 यहाँ पर ये भी हो सकता है। अब आपको निकालना पड़ जाएगा। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है 4590, और रेशियो में टोटल जोड़ के कितना होगा, 8 से 14 2 16, 160 इधर 10 170, तो ये 170 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 170 से इसको डिवाइड करेंगे, और हमें निकालना कितना का है, दोनों का डिफरेंस यानी 36 का, तो 36 से गुना कर दीजिए, तो जीरो कटेगा 17 से, 17 दूना 34 और 17 17 119, 7 6 के 42, इकाई अंक 2 आ रहा है, यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपया अधिक निवेश करता है, और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 रुपया के कुल लाभ में अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,431 रुपया अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए लिखते हैं, दो लोग हैं अनुभव और गौरव, अनुभव को ए लिखेंगे, गौरव को जी लिखेंगे। हमें किसी का पूंजी पता नहीं है कि कितना है, तो गौरव से व्यवसाय शुरू हुआ, तो मान लेते हैं गौरव का पूंजी जो है 100 रुपया है, तो अनुभव का पूंजी कितना होगा,
अनुभव जो है गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता, तो इसका हो जाएगा x प्लस 55,000। ठीक है, तो ये पूंजी हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आपके पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट का डिफरेंस है दोनों के बीच, तो यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉफिट का रेशियो है और यहाँ पर आप प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहें तो भी निकल सकता है, क्योंकि पूंजी आपको पता है और समय भी आपको पता है। देखिए गौरव जो है 5 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो गौरव का पूंजी एक्स मान है, इसमें 5 से गुना कर देंगे। और अनुभव का पूंजी ये है और ये 2 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो यही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। और इधर से प्रॉफिट का रेशियो निकाल के बराबर कर देंगे, उसके बाद आपको पूंजी यानी एक्स का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 55,000 का 2 गुना यानी कि 1,10,000, और यहाँ से आ जाएगा 5x। इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट 7155, इसमें डिफरेंस कितना का है 1431। तो ये डिफरेंस आप पहले घटा लीजिए, 1431 घटा देते हैं इसको, 4 यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर 5, 5724। इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे, तो 57 का आधा कितना होगा 2850, इधर 24 का आधा 12, तो 2862 रुपया प्रत्येक को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि गौरव के हिस्से से 1431 मिलता है अधिक अनुभव को। तो अनुभव को मान लीजिए कि ये हम दे रहे हैं अनुभव को, तो इसमें अनुभव का ये जो है डिफरेंस वो जोड़ दीजिए 1431। तो जोड़ने के बाद ये कितना होगा 4293, और ये 2862 ये गौरव का हो गया। तो यहाँ से आपको दोनों का पूंजी प्रॉफिट पता चल गया। तो यहाँ से रेशियो ले सकते हैं आप। देखिए 2862 है, 1431 का 2 गुना, यहाँ पर 1431 का 3 गुना, तो यहाँ पर काट दीजिए, तो ए और जी का प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा 3:2। ठीक है, अब आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो कर लेते हैं। देखिए अनुभव का कितना है 2x प्लस 1,10,000 और गौरव का है 5x बराबर प्रॉफिट का रेशियो क्या है अनुभव का 3 और गौरव का 2, तो 3/2 यहाँ पर कर दीजिए। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, इधर 5 या 15, डिफरेंस कितना का है 11x का। और उसके बाद 11 यानी 1,10,000 को 2 से गुना करेंगे तो 2,20,000 यहाँ पर आएगा। 11 से कटाएंगे इसको 2 बार में, उसके बाद 4 जीरो यहाँ पर आएगा, यानी 20,000 एक्स का वैल्यू आया है। एक्स किसका पूंजी माने थे गौरव का, तो गौरव का पूंजी आपको पता चल गया कि 20,000 है, लेकिन हमें निकालना अनुभव का। तो अनुभव का पूंजी है कितना, यहाँ पर देखिए गौरव की पूंजी से 55,000 अधिक है, तो गौरव का 20 आया है, यानी एक्स का वैल्यू 20,000 है, उसमें 55,000 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आएगा 75,000। तो यही 75,000 जो है अनुभव का पूंजी होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिसका वजन इस तरह से दिया है। एवरेज निकालना है, जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 4 4 8 5 13 7 20 3 23, 230 हो गया, 8 3 11 6 17 9 26, तो टोटल हो गया 256। 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 25, 5 1 5, 5 दूना 10, 51.2, ऑप्शन नंबर 4। आगे किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मूल विक्रय मूल्य का 2/5, तो हम लोग मान लेंगे जी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइसेस का कितना है 5 यूनिट, ये नीचे वाला, तो 5 यूनिट का 2/5 कितना होगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट में जब आप बेच रहे हैं तो आपको 24% का हानि हो रहा है, तो वैल्यू कितना मिल रहा है सेलिंग प्राइस में 100 - 24 यानी कि 76% का वैल्यू आपको मिल रहा है। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 76% के बराबर होगा। अब क्या निकालना है आपको, अब कह रहा है कि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये माना है। अब इसका 88% अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा कि 5 से कट जाएगा 20 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 22 बार में, यानी 22/5। तो 2 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 22/5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना आएगा देखिए इसका 2 का ये कितना गुना है 11/5 गुना, तो 76 का भी 11/5 गुना हम लोग कर देंगे, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कटाएंगे इसको, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 25 25, उसके बाद 5 दूना 10, 15.2,
11 से इसको गुना करना है। तो 15 गुना 11 कितना होगा 165। 165 तो पूर्णांक में आ गया, उसके बाद प्लस 11 दूना 22 यानी 2.2 यहाँ पर आ गया। तो इतना परसेंट जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, यानी 165 दो 167.2%। इसमें 100% आपका कॉस्ट प्राइस होगा और बचा कितना 67.2%। यही आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे निम्नलिखित को सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर बाहर 2 है, तो 2 से इसमें यहाँ से यहाँ तक गुना होगा, उसके बाद माइनस है ये है, तो उसका क्रिया बाद में करेंगे। 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 4 एक्स स्क्वायर यहाँ का वैल्यू। उसके बाद 2 से इसमें गुना होगा तो 21 दूना 42 एक्स माइनस में, उसके बाद प्लस में 15 दूना 30, माइनस है माइनस देंगे 4 गुना एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 एक्स यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस और 15 चौके 60 यहाँ से आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, 42 एक्स और 20 एक्स जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये हो गया 62 एक्स माइनस में। उसके बाद 30 यहाँ पर प्लस में, 60 यहाँ पर है, प्लस में 90 आएगा। तो ये जो है आपका आंसर आया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, सही आंसर है। आगे यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बनाना होगा। मान लीजिए माता की आयु m है, तो m का 3 गुना अधिक है पुत्री की आयु से, तो 3m आगे रहेगा, उसमें माइनस करेंगे पुत्री का कितना 5 गुना, तो पुत्री को मान लेते हैं डॉटर यानी डी का 5 गुना करेंगे तो 5d होगा। इन दोनों का डिफरेंस 26 साल है, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो इसमें भी माता की आयु जो है अधिक है, तो m को आगे रखेंगे, उसमें माइनस करेंगे पुत्री का 2 गुना यानी कि 2d बराबर कितना होगा 2 वर्ष। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको कटा के सॉल्व करना है, तो किसी एक को बराबर करना होगा, तो m वाला को बराबर करना यहाँ पर ज़्यादा आसान है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो कट ही जाएगा और यहाँ से 5d माइनस में है, ये प्लस में आएगा, 3 दूना 6d, घटाने के बाद d आएगा प्लस में, और राइट साइड 26 में 3 दूना 6 घट जाएगा तो 20, यानी d का वैल्यू 20 आ गया। अब हमें m का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए d का वैल्यू यहाँ रखिए, तो 20 दूना 40 होगा, 40 उधर जाके जुट जाएगा 2 में, तो 40 तो 42 हो जाएगा m का वैल्यू। माता और पुत्री का डिफरेंस पूछ रहा, तो 20 और 42 का डिफरेंस कितना है 22 वर्ष, तो 22 वर्ष ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 100% का वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या को आप 2 गुना कर रहे हैं, तो ओरिजिनल संख्या क्या होगा इसका आधा होगा, तो इसका आधा कहाँ पर है यहाँ पर 1390, यही इसका आंसर होगा, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे दिया गया है कि ये सब दिया है, तो z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए x का ये वैल्यू आपके पास और y का ये है, और एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या है 149 का पावर 0.59, ठीक है। और ये देखिए z पहले से पावर में है, तो ये z इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा पावर में। अब राइट साइड चलते हैं, y की पावर 6 है, तो y का वैल्यू ये वाला रख दीजिए वहाँ पर 149 की पावर कितना 0.94, और 6 पहले से है तो 6 यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो ये चीज़ निकल कर आया है सामने। अब यहाँ देखिए इक्वेशन है और आधार दोनों तरफ बराबर है, आधार बराबर रहता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं, तो इसको बराबर करेंगे तो z बराबर क्या होगा, ये तो है ही 0.94 गुना 6 और यहाँ से 0.59 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट दोनों उड़ जाएगा क्योंकि 2 अंक के पहले दोनों जगह है। अब इसको गुना करके डिवाइड करना है, 94 गुना 6 कितना होगा 100 गुना 6 करेंगे 600, उसके बाद 6 का 6 गुना 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 564, ठीक है। उसको 59 से डिवाइड करना है, तो एक बार में तो नहीं जा रहा, 9 बार में जाएगा ये, तो 9 बार में गया कितना होगा 9 बार में 60 का 9 गुना 540, उसमें 9 माइनस कर देंगे 531, तो 531 इसमें घटाने के बाद बचेगा आपके पास 33, जीरो आएगा तो 330 हुआ। तो 9 के बाद दशमलव में कितना आएगा 59 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है, उसके बाद आते रहेगा, तो 9.5 यहाँ पर है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9
दशमलव के बाद जो है 2 है, ये नहीं होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? ठीक है, देखिए 24 से अगर विभाज्य है तो वो 8 और 3 दोनों से होगी, क्योंकि 8 या 24 होता है। तो यहाँ पर 8 से चेक करना ज़्यादा आसान है। अब जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। क्या ये 978 8 से कट रहा है? 8 1 8, 8 दूना 16, ये 8 से नहीं कट रहा, हटा दीजिए। ये 8 1 8, 8 1 8, ये 24 कट रहा है, रखेंगे। ये 987 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम है। और 390, 8 चौक 32, 70 हो गया, ये 8 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा। आगे, राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट याद कीजिए। ठीक है, फुटकर विक्रेता किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये जिस दुकान पर गया है उस दुकानदार के लिए, यानी उस दुकानदार ने एक सामान पर 3600 रुपया लिख करके रखा था, लेकिन वो दुकानदार एक्चुअल में उसे कितना में खरीदा था? 2800 में। तो डिस्काउंट कितना का है? रेशियो ले लीजिए आप, 2 जीरो हटा दीजिए। 4 से 9 बार में, 4 से 7 बार में, यानी वो 9 का अंकित करके रखा है, लेकिन वो एक्चुअल में 7 का खरीदा, तो उसको कितना का डिस्काउंट मिला? 2 का। किसके ऊपर? 9 के ऊपर। तो 2/9 कितना? 1/9, 11.11%। इसका 2 गुना 22.22% होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक है, छोटा डेटा है, आप आराम से आंसर लगा सकते हैं 15, क्योंकि 14 गुना 15 होता है 210। वैसे अगर बड़ा डेटा रहता तो आप क्या करते? देखते कि इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 225 है। ये क्या है? ये 15 का स्क्वायर है। तो वो दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या 15 या फिर 15 से छोटी ही होगी। तो 15 या 15 से छोटी, एक ही नंबर यहाँ पर 15 के बराबर था, ये इसका आंसर हो जाता। आपको चेक करना रहता तो 15 लेते, उससे पहले वाली संख्या 14 लेते, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी अगर 15 लेंगे तो उससे छोटी वाली 14 होगा। तो गुना करने के बाद 210 होता है। आगे, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर जो है दशमलव के 2 स्थान तक देना है। देखिए, निकालना होगा आपको। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, यानी 22/7 पाई का वैल्यू कह रहा है लेने के लिए, ले लेंगे, इंटू आर का क्यूब। देखिए, व्यास है 22, तो आर कितना होगा? 22 का आधा 11, तो 11 का क्यूब दे दीजिए आप यहाँ पर। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 11 का क्यूब आप जानते हैं कि कितना होता है? 1331। ठीक है, इसका 4 गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 5200 प्लस 124, यानी कि 5324 यहाँ पर हो गया, ये और ये का गुणनफल। उसके बाद यहाँ पर 22/7 या 21 होगा, गुना 22/21 करिए। अब देखिए, आपको पॉइंट में नहीं जाना, यहाँ पर 5324 है ही, इसको आप तोड़ सकते हैं किस तरह से? 1 + 1/21 में। ठीक है, तो 1 से जब इसमें गुना होगा तो 5324 रहेगा ही। उसके बाद 1/21 से इसको गुना करना है, यानी 100, ये 21 से इसको डिवाइड करना है। तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 दूना 42 बचा है 11, 112 हुआ, 21 पंचे 105, 74 हुआ, 21 या 63 जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, छोड़ेंगे, इसको जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 3 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, यहाँ पर 53 2 55 हो गया। तो 5577 इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, इसका माध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो क्या होता है? ए और बी का माध्य अनुपाती √A गुना बी। तो दोनों को रूट के अंदर गुना करना, तो 25 गुना 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो 5 चौके 20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, आप जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? n+1। तो यहाँ पर n क्या होगा? कितने नंबर हैं? 151, और प्लस का 1 कर दीजिए, तो 152 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, पिछले शिफ्ट में भी था, हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो पहला 303 है, इसको भी शामिल करना। तो 303 देखने से आपको क्या पता चला? 3 3 6, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको छोड़िए। इसके बाद का नंबर 304 होगा, जो कि इवन नंबर होगा, इसको भी छोड़िए। 305 आएगा इसके बाद, जिसके अंत में 5 है,
तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये भी छोड़िए। फिर 306 आएगा, तो ये इवन नंबर है, ये भी नहीं होगा। तो 307 से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद 308 नहीं लेंगे, इवन नंबर है। 309 ले लीजिए, आपको छांटना ही होगा क्योंकि 9 3 12, ये 3 से कट रहा है, इसको अभी छांट दीजिए। 310 नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, लास्ट में 0 है। 311 लेंगे। अब ये दो नंबर आपको चेक करना है। चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या दी गई वो 2 है, और यहाँ पर भी 2 नंबर आपके पास है, तो ये इसका आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आगे। 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो 3% की दर से 12 महीना में कितना होगा, 12 या 36%। तो 1200 रुपया का मूलधन है आपके पास, इसका 36% ब्याज चाहिए, तो निकाल देंगे। परसेंट के लिए 2 जीरो हटा दीजिए, 12 गुना 36, तो 12 या 36, 360 से ज़्यादा ही आंसर होगा। 432 यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? ठीक है, तो पिछले शिफ्ट में भी था, मान लेंगे कुल पंजीकृत मतदाता x थे। अब उसके बाद कितने वोट दिए, 80%, इसका फ्रैक्शन 4/5, यानी x का 4/5 जो है वोट डाला है। अब डाले गए वोट में जो है 5% अवैध है, इसका फ्रैक्शन लिखिए 1/20, यानी 20 में एक जो है इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, 20 में 1 माइनस करने के बाद 19, यानी 19/20 जो है वैलिड वोट है। तो ये जो आया है ये आपका वैध मत का संख्या है। अब इस पर हार जीत का फैसला होगा। अब फैसला कैसे होगा, देखिए, कह रहा है कि वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है विजयी उम्मीदवार को। 75% अगर जीतने वालों को मिला है तो बचा 25% किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो जीत और हार में कितना का डिफरेंस है, 75 और 25 में 50% का डिफरेंस है, इसका फ्रैक्शन 1/2। तो ये वैलिड वोट का 1/2 वोट से हार जीत हुआ है, और टोटल वोट कितना है हार जीत का, 1805। तो इसको 1805 के बराबर करेंगे और कटा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 19 से ये जरूर कटेगा, 19 नमा 171, बचा 9, 95, 19 बचे 195, ये 19 बचे 95। ठीक है, अब ये 4 से काट देंगे 5 बार में, अब नहीं कटने वाला है कहीं, तो x बराबर कितना होगा, 25 गुना 50 गुना 95, यानी 95 को 50 से गुना करना है। तो 95 को 100 से गुना करके उसका आधा कर दिया, यानी 4750 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आधार सबका बराबर है और यहाँ भाग है, यहाँ गुना है। तो आप जानते हैं कि भाग में पावर घटा देते हैं, गुना में पावर जोड़ देते हैं। तो एक साथ कर लेंगे दोनों को। 83 की पावर पहले माइनस का 6 है ही, उसमें 16 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर भाग है, तो माइनस का 16 कर दीजिए। उसके बाद प्लस करना है -8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 लास्ट में आएगा। कुल मिला के 83 का पावर कितना हो गया, 16 6 22 8 30। तो ये जो आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे, संख्याओं ये दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, पॉइंट में जब भी संख्या रहे और एलसीएम निकालना हो तो फ्रैक्शन में बदल लिया करिए। ठीक है, तो 2.7 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या होगा, 27/10 होगा। यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद नीचे एक पर 1 जीरो आएगा। उसके बाद ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 96/1000, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो नीचे आएगा। तो ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालना, लेकिन एलसीएम निकालने से पहले दोनों को सिंप्लीफाई जरूर करना है। तो ये 4 से कट रहा है, नीचे भी 8 से कटाते हैं, 8 से 12 बार में, 8 से 125 बार में, अब नहीं कटने वाला है। अब जानते हैं कि फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा, 27 और 12 का, तो मान लेते हैं 27 एलसीएम है। उसके बाद 12 का 27 में क्या है, 3 है, 4 नहीं, 4 से गुना कर दीजिए। और नीचे नीचे आपका 125 और 10 का एचसीएफ, तो ये 5 आएगा। तो 27 जो कि 108/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 5 एक का 5, 5 एक का 5, 3 30 हुआ, 5 6 के 30, यानी 21.6 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे, ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक है, ईशान 77 किलोमीटर पर आवर के चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रही है।
यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितने समय लगेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग दिल्ली से कानपुर तक का दूरी निकाल सकते हैं किसके चाल से, इसका समय दिया है ईशान का और ईशान का स्पीड भी दिया है। तो दिल्ली से कानपुर तक का दूरी कितना होगा, 77 के स्पीड से 12 घंटे लगते हैं, तो चाल गुना समय कर दिए, तो ये दूरी हो गया। अब इस दूरी को मेघना कवर कर रही है 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, तो 33 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको टाइम निकल जाएगा मेघना का। तो कितना आएगा, 11 से 3 बार में, 11 से 7 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो 7 चौके 28 आवर जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आसान सवाल है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, उसके बाद बन जाएगा। देखिए नमन है और उमर है, नमन 13 दिन में करते हैं, उमर 4 दिन में, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 52 होगा और डिवाइड करेंगे 4 यहाँ पर 13, तो 4 और 13 दोनों का एफिशिएंसी है। कह रहा है 2 दिन के बाद जो है उमर ने कार्य छोड़ दिया, यानी 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। जब 2 दिन तक दोनों साथ में काम करेगा तो कितना काम होगा, दोनों का एफिशिएंसी 13 4 17 यूनिट गुना 2 दिन कर देंगे तो 34 यूनिट काम हो गया है। तो बचा कितना, 52 में 34 हो गया, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, 18 यूनिट काम अभी बाकी है। अब ये 18 यूनिट काम कौन करेगा, नमन करेगा। नमन का एफिशिएंसी 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 4.5 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।